दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों पेपर की खोपड़ी में छेद, आप सभी को पता है, हमेशा से जो हमारा है वो ये नारा रहा है, पेपर की खोपड़ी में छेद, पेपर की खोपड़ी में छेद। अब ये कैसे करना है, खोपड़ी में छेद। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, हमने दो दिन पहले एक मैराथन क्लास ली थी लगभग 5 घंटे की। वो आपने नहीं देखी है तो उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको विजिट करके देख सकते हैं। दूसरी बात, उस क्लास को जिस बंदे ने देख लिया, उस क्लास को जिस बंदे ने देख लिया, वो भैया पेपर की खोपड़ी में छेद तो क्या, पेपर की खोपड़ी को फोड़ के आएगा। ये मेरा सर वादा करता है आपसे। यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पर जो आज की ये क्लास है, ये भी एक मैराथन क्लास होने वाली है। मैराथन क्लास है, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूं इस क्लास के बारे में। इस क्लास में हम यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं करने वाले हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की पेपर की खोपड़ी में जो छेद करने वाली ट्रिक होती है वो सीखने वाले हैं। ऐसा क्या है गुरुजी, यहां पर वो सारे फैक्ट है, ऐसे फैक्ट लेके आया हूं यहां पर जिनको पढ़कर आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। हर चीज पढ़ेंगे वो यार, कभी कभी परमिट का रिन्यू 1 साल 5 साल, आरसी 30 दिन 60 दिन 90 14 45। अब देखो जैसे आ जाता है आरसी है, आरसी के बारे में 14 दिन का भी है, 30 दिन का भी है, 45 दिन का भी है, 60 दिन का भी है, 90 दिन का है। गुरुजी कौन सा याद करें, 365 दिन का भी मामला आ जाता है, 1 साल का भी आ जाता है, 5 साल का भी आ जाता है परमिट का। अब 1 माह है, 4 माह है, 4 से अधिक, 4 से कम, 1 से अधिक, 12 माह तक, 12 माह से अधिक, 1 साल, 5 साल, ये क्या मामला है। तो पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में, आपका हर डाउट, राज सर को हर डाउट जो आपके मन में चलता है, क्योंकि राज सर आपके साथी हैं, तो जो चीजें आपके सामने समस्या आ रही है वो हर चीज आपको यहां पर आज हम सिखाने का वादा करते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है पता है क्या, कंडीशन है इस वीडियो को केवल अंत तक देखना है। क्या करना है, इस वीडियो को केवल अंत तक देखना है, ध्यान से देखना है। साथ में एक दूसरी कंडीशन है, अपनी पेन और कॉपी पास में रखना है। रख लोगे क्या, कमेंट में बताओ, रखोगे नहीं रखोगे। आपके पास में अभी पेन कॉपी है या नहीं है, कमेंट सेक्शन में बता दो। और मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहां पर ये ऐसी क्लास रहेगी जिनसे आपके काफी सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। जो बार बार हम जगह जगह पे कुछ भी पढ़ लेते हैं, वो चाहे आरसी, डीएल, फिटनेस, टेक्स्ट, पीयूसीसी, अब इनके बारे में इतने प्रश्न बनते हैं, वो चाहे इनके नवीनीकरण का पूछ ले, अवधि का पूछ ले, फोरम का पूछ ले, धारा का पूछ ले, हर प्रश्न की खोपड़ी में आज हम छेद करेंगे। आज किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। कंडीशन एक है, ध्यान से आराम से इस क्लास को पूरा का पूरा देखना है। साथ ही मैं बता देना चाहता हूं, इस क्लास में हम केवल उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आ सकती है। यहां पर किसी टॉपिक को हम विस्तार से नहीं जानेंगे, क्योंकि एग्जाम की घड़ी आ चुकी है। आपके सामने समस्या यह है कि यार कौन सी यूट्यूबर की, यहां पे मैं देखता हूं मार्केट में लगभग 10 12 20 25 50 60 चैनल बने हुए हैं जो तैयारी करवाते हैं। अब आपके सामने समस्या यह है कि मैं किसका देखूं। तो देखो, ये आपका जो टाइम है, ये सबसे बड़ा अनमोल टाइम है। आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसका सिलेक्शन करना है कि मुझे कहां से पढ़ना है। अब दर दर भटकोगे, अब ने तो उसका देखा, ना इसका देखा, ना इसका देखा, वीडियो प्ले किया, एकदम 2 मिनट चला, 2 मिनट में यार कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, उसका 2 मिनट का वीडियो देख के आप इसका मतलब इतना अनुमान लगा लेते हैं कि यार टीचर अच्छा नहीं है। इतनी अच्छी पावर, कैचिंग पावर आपकी, फिर तो भाई सैल्यूट है आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगभग किसी भी क्लास में 10 से 15 मिनट टिकना चाहिए। मैं ये नहीं कहता मेरी क्लास में टिको आप, लेकिन मैं कहता हूं किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो उसका विश्लेषण करने के लिए आपको कम से कम उस क्लास की 15 से 20 मिनट देखनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा इस क्लास में होता क्या है। आप शुरू में आए, 2 वर्ड सुने, बस स्किप कर दिया, ऐसा नहीं करना। आपका एग्जाम का टाइम है, काफी अनमोल है। खोपड़ी में छेद, खोपड़ी में छेद हम करके रहेंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं किसी भी कंडीशन में। तो आज की इस क्लास में खोपड़ी में छेद वाली क्लास है, काफी ट्रिकों के साथ में हम हर एक चीज को सीखेंगे, हर एक चीज का डाउट आपका क्लियर करेंगे, कुछ भी पीछे नहीं रहने वाला है। शुरू करते हैं इस वीडियो को, तो दोस्तों बने रहिए, इसका कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की ये क्लास। सबसे पहली क्लास में हम यहां पे देखेंगे दस्तावेजों की अवधि के बारे में। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि दस्तावेजों की अवधि किसकी क्या है, तो आरसी के बारे में बात करते हैं। आरसी के बारे में, यानी कि जो आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कोई भी व्हीकल होता है बिना आरसी के प्रयोग नहीं किया जा सकता। आरसी की अवधि है वो 15 वर्ष होती है। मैं बात बता देता हूं आपको, यहां पे 2 व्हीकल होते हैं, एक आपका एलएमवी होता है, एलएमवी में भी निजी गाड़ी को मैं बात कर रहा हूं, तो निजी गाड़ी है, इनका 15 साल के लिए आरसी होता है और इसके बाद में 15 साल बाद में 5 साल के लिए जारी किया जाता है। अब आपको बस इतना याद रखना है। बात करता हूं मैं आपकी यहां पे सीवी की। सीवी यानी कॉमर्शियल जो व्हीकल होते हैं, परिवहन वाहन होते हैं, इनकी जो आरसी होती है,
अमूमन 15 साल के लिए जारी की जाती है, लेकिन स्पेसिफिक अब जो कुछ लोग जो होते हैं वो 10 साल बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? 10 साल बता रहे हैं। तो इनके पीछे थोड़ा सा एक रीजन है। अमूमन यहाँ पे 15 साल के लिए आरसी होती है, और आपके पास में भी गाड़ी होगी और आपने भी देखा होगा कि वो 15 साल की हो गई है, फिर भी आरसी वही की वही पड़ी है, और फिटनेस है उसका रिन्यू हो जाता है, टैक्स है उसका रिन्यू हो जाता है, आपको याद रखना है। लेकिन ये जो 10 साल क्या है, जो दिल्ली है, एनसीआर जो क्षेत्र है, वहां पे डीजल जो गाड़ियां हैं, डीजल की गाड़ियां हैं, इनके लिए अलग रूल है, पेट्रोल की गाड़ियों के लिए अलग रूल है। डीजल की गाड़ियों के लिए 10 साल के लिए ही आरसी दी जाती है, 10 साल से पुराने वहां पर आरसी नहीं है, वो आरसी नहीं है। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कट कर देता हूं, जो आरसी है वो 10 साल के लिए जारी नहीं की जाती है, आरसी तो जारी हो गई है। ये जो सीवी व्हीकल है इनकी आरसी जारी हो गई है, अब इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है जब तक आप इसका फिटनेस रखेंगे, जब तक आप फिटनेस सर्टिफिकेट आप इस गाड़ी का रहेगा तब तक ये आरसी आपकी जारी रहेगी। लेकिन मैक्सिमम ये मान लेते हैं 15 साल के लिए होती है, क्योंकि जो आपका ये जो एलएमवी या निजी जो गाड़ी है इसकी 15 साल के लिए होती है, तो इसीलिए हम मान लेते हैं कि सीवी की भी 15 होती है। लेकिन 10 वाला मामला थोड़ा गड़बड़ है। अब इसमें क्यों है? क्योंकि जो सीवी की जो आरसी होती है वो दिल्ली में डीजल इंजन के लिए 10 साल के लिए, 10 साल से पुराना वाहन वहां पर प्रयोग नहीं होगा ऐसा लिखा गया है, न कि आरसी का कोई उल्लेख है। तो इसलिए ये 10 साल वाला भी केवल फिटनेस का है। कभी 10 साल के बाद में किसी डीजल इंजन को वहां पे फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। और आप सभी जानते हैं जो आपकी आरसी होती है किसकी? सीवी की, यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल की सीवी की जो आरसी होती है तभी तक वैलिड रहती है जब तक आपका एफसी रहता है, यानी कि जब तक फिटनेस सर्टिफिकेट है तब तक ही आरसी वैलिड रहेगी। तो जब फिटनेस जारी नहीं किया जाएगा आरसी जारी नहीं की जाएगी। इसलिए कहता हूं सीवी व्हीकल के लिए आरसी की कोई वैलिडिटी नहीं है, न तो 5 साल है न 10 साल है, 15 साल मैक्सिमम मान सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो निजी गाड़ी की है उसकी भी 15 साल के लिए जारी की जाती है। तो यहां पे अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहां पे फिटनेस प्रमाण पत्र, सबसे पहली बात तो धारा 56 जो है इसमें यह लिखा गया है हर वाहन का फिटनेस चाहिए होगा। विशेष रूप से परिवहन वाहन का प्रयोग आप तब तक नहीं करेंगे जब तक उसका फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं होगा। फिटनेस प्रमाण पत्र को दोस्तों फॉर्म संख्या यहां पे 38 में जारी किया जाता है। और दोस्तों यहां पर भी 2 मामले हैं, एक निजी गाड़ी है और एक यहां पे परिवहन गाड़ी है। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आपको सीखना है। निजी गाड़ी के लिए बात करता हूं फिटनेस 15 साल के लिए, दूसरी बार में 5 साल के लिए, जिस प्रकार से आपकी आरसी थी वही प्रकार है। परिवहन के मामले में बात करता हूं, सबसे पहले नए वाहन के लिए 2 साल का फिटनेस है, फिर से आगे के 2 साल के लिए, फिर से 2 साल के लिए, फिर से 2 साल के लिए, 8 साल तक प्रत्येक 2 साल के लिए फिटनेस जारी किया जाएगा। अच्छा, फिटनेस 2+2, बिल्कुल भाई साहब जीतू राठी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहां पे इसके बाद में 8 साल के बाद में 8 वर्ष बाद की बात करते हैं, तो यहां पे 1 साल क्या हो जाएगा, 1+1+1 वाला रूल है वो चल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूं पीयूसीसी के बारे में। पहली बात तो इसका नाम को लेकर भी कंफ्यूज होता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, लेकिन केवल पीयूसी नाम आ जाए तो आपको करना है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। ठीक है, तो सॉरी, ये प्रदूषण नियंत्रण इतना ही करना है। तो यहां पे पीयूसी आ जाए और पीयूसीसी आ जाए, इनमें थोड़ा सा आपको फर्क करना है। यहां पे पीयूसीसी यानी प्रदूषण से रिलेट करता है, और प्रदूषण से रिलेट करता है मतलब कि ये फॉर्म किस में जारी किया जाता है? पहली बात तो आपको याद रखना है, फॉर्म संख्या 22 इसमें होता है। ठीक है, इसके अलावा अवधि की बात करते हैं तो यहां पे पीयूसीसी 2 कंडीशन है। एक तो आता है आपके BS4 और 6 के वाहन, एक आते हैं आपके BS आपके 3 या इससे कम के, 3 से कम के, 3 या 3 से कम के, 3 BS3 या कम के, कम तो होगा। तो यहां पे जो 4 वाले वाहन है इनके लिए तो जारी होगा साथियों कितना, यहां पे 12 माह के लिए, कितना होगा 12 माह के लिए, और इनके लिए होगा 6 माह के लिए। सीधी सी बात है, बात आपको पूछ ले कि जो आपका प्रदूषण प्रमाण पत्र है वो BS4 और 6 की जो गाड़ियां हैं जो कि 2017 में लागू हुआ था, मतलब क्या हुआ 2017 के बाद में जितने भी व्हीकल हैं उन सबका पीयूसीसी 12 माह के लिए जारी होगा। 2017 से पुराने व्हीकल है 6 माह के लिए जारी होगा।
डीएल की बात कर लेते हैं। डीएल यानी मैं लाइसेंस के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां पे जो एलएमवी लाइसेंस है वो आपके 20 साल के लिए जारी किया जाएगा, 20 साल के लिए जारी किया जाएगा। वैसे विस्तार से देखें तो इसका भी अलग रूल है। एक एचएमवी के मामले में बात करें तो ये 5 साल के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। बीमा की बात करते हैं, नया वाहन है, न्यू के लिए अलग होता है, ओल्ड के लिए अलग होता है। न्यू के लिए 1, 2, 3 या 5 ये 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन जो ओल्ड होता है उसको हर साल ओल्ड के लिए 1 वर्ष बीमा की आवश्यकता, यहां पे हर साल आपको बीमा बनवाना पड़ता है। यह हो गया आपकी अवधि के बारे में। जो डीएल होता है, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसको आप रिन्यू करवाने के लिए 365 दिन पहले और बाद में आप रिन्यू करवा सकते हैं। यानी कि जो 2019 में नियम था, जो 30 दिन का, 1 साल का, 5 साल का, वो हटा दिया गया है। अब आप केवल अपनी जो डीएल है उसको 365 दिन एक्सपायर होने से 365 दिन यानी 1 साल पहले एडवांस रिन्यू करवा सकते हैं, 1 साल बाद भी रिन्यू करवा सकते हैं। 1 साल बाद में रिन्यू करवाएंगे तो आपको रिन्यू से मना किया जा सकता है। पहले जो नियम था 30 दिन का, 1 साल का, 5 साल का, वो दोस्तों 2019 में था। और 2019 के बाद में दोस्तों इसका जो नियम है वो ये आ गया है, यानी कि आपको केवल 1 साल का टाइम मिलता है, ठीक है। आरसी के बारे में बात कर देता हूं। इसके अलावा आपका दोस्तों डीएल की बात आ जाती है। डीएल एक्सपायर हो चुका है, डीएल एक्सपायर हो चुका है, गाड़ी कब तक चलाएंगे भाई साहब? 0 दिन आप गाड़ी चला सकते हैं। धारा 14 आपको याद रखनी है, 14 धारा है, इसमें एक परंतु जोड़ा गया था, उसके तहत इस नियम को हटा दिया गया है। डीएल एक्सपायर हो गया है, 0 दिन आप गाड़ी चला सकते हैं। आरसी की बात करते हैं। आरसी को दोस्तों आप 60 दिन पहले एडवांस रिन्यू करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे परमिट की बात करते हैं, तो परमिट आप 15 दिन पहले एडवांस में रिन्यू करवा सकते हैं, 15 दिन पहले, ठीक है। यहां पे बीमा की बात करते हैं तो आप इसको 30 दिन पहले एडवांस रिन्यू करवा सकते हैं। तो इनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी है वो रखनी है। तीनों चारों की देखो, चारों की क्या है, अलग अलग दे रखी है, इसलिए कंफ्यूज होता है स्टूडेंट्स को। तो नवीनीकरण के बारे में आपने सीखा है। यहां पे दस्तावेज के फॉर्म की बात करता हूं। फॉर्म सबसे पहले आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप अगर न्यू आवेदन करते हैं फॉर्म 20 भरते हैं। जारी किस में होता है? जारी फॉर्म संख्या 23 में होता है, ये 23 में हो गया। रिन्यू किस में होता है? रिन्यू आपके 25 में हो गया। ये जो इंपॉर्टेंट है वही आपको याद रखने हैं आप। इसके अलावा जो आपके एनओसी होती है, एनओसी का याद कर लो, एनओसी फॉर्म संख्या 28 में होती है। वाहन बेचने पर कौन से काम में आते हैं? बेचने पर 29 और 30 काम में आते हैं। मृत्यु हो जाती है किसी की, तो मृत्यु के बाद में जब आरसी बनवाते हैं, फॉर्म संख्या 31 है, कब्जा शब्द इसमें लिखा गया है। कब्जे वाले वाहन है, इन पर आप इसका पंजीकरण करवा सकते हैं। तो इतने फॉर्म आप याद कर लो, ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा पता परिवर्तन करना है, पता या बदलाव करना है, तो फॉर्म संख्या 33 आपको यहां पे भरना होता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। डीएल की बात कर लेता हूं, तो दोस्तों डीएल के संबंध में आपका जो आवेदन होता है, आवेदन चाहे डीएल का कोई सा भी आवेदन हो, तो आवेदन फॉर्म संख्या 2 में किया जाता है। 2 में आवेदन होगा, चाहे वो आपका रिन्यू हो, चाहे कोई श्रेणी एड का हो, कोई भी मामला हो, या न्यू आवेदन हो, कुछ भी हो सकता है, या आप एलएल करें या डीएल के लिए आवेदन करें। सारे के सारे जो आवेदन है साथियों यहां पर क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म संख्या 2 काम में आएगा, क्योंकि इसमें जो फॉर्म साथियों पहले 2 में, 4 में, 8 और 9, फॉर्म 2, 4, 8 और 9, ये 4 फॉर्म थे। इन 4 की जगह अब नया प्रारूप आ गया है, फॉर्म संख्या 2 है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिटनेस सर्टिफिकेट की बात करता हूं, तो इसका जो आपके फॉर्म संख्या 38 होता है, फॉर्म संख्या 38 होता है, आपको याद करना है। धारा इसकी पूछे तो धारा 56 में इसका उल्लेख किया गया है। और दोस्तों यहां पर फिटनेस जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको मैंने बताया था पिछली स्लाइड में कि पीवी के लिए कितना होता है, सीवी के लिए कितना होता है। आप यहां पे देख सकते हैं फिटनेस, ये निजी गाड़ी, ये परिवहन गाड़ी के लिए इस प्रकार से होता है, तो हमने इसकी जानकारी ले ली है, दोबारा नहीं बताएंगे। बीमा की बात करते हैं, तो यहां पर दोस्तों बीमा के लिए फॉर्म संख्या 51 है, वो काम में आता है। बीमा को दोस्तों यहां पर 1, 2 या 3 या 5 साल के लिए न्यू व्हीकल की कंडीशन में, न्यू गाड़ी है तो, और उसके बाद में 1 वर्ष में आपको क्या करना पड़ता है, इसको रिन्यू करवाना पड़ता है, नवीनीकरण करवाना पड़ता है। एडवांस रिन्यू आप 30 दिन में करवा सकते हैं, अभी मैंने यहां पे आपको बताया था 30 दिन पहले। पीयूसीसी की बात करते हैं दोस्तों, आपका फॉर्म संख्या 22 जो होता है, 22 में पीयूसीसी सुरक्षा मानक, आपका वाहन जो पोल्यूशन तो नहीं कर रहा है उसके संबंध में होता है, तो आपको ध्यान रखना है फॉर्म संख्या 22 में पीयूसीसी जारी किया जाता है।
इसके अलावा दोस्तों परमिट के बारे में बात कर लेते हैं। जो परमिट है, अस्थायी परमिट होता है, इसका उल्लेख दोस्तों यहां पे धारा 87 में किया गया है। जो आपका यहां पर 1 माह से 1 माह न्यूनतम, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, 1 माह तो न्यूनतम होता है और अधिकतम 4 माह अधिकतम, ये क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब ये क्यों जारी किया जाता है, जैसे कोई धार्मिक मेला हो गया, कोई आपकी धार्मिक उत्सव हो गया, मौसमी कारोबारी, या आपका कोई जो परमिट है उसका आवेदन कर दिया वो लंबित है, या कोई विशेष परिस्थितियां आ जाती है, 1-2 महीने के सरकार भी कोई स्थितियां आ जाती है ना, तो उसके लिए एक स्पेशल विशेष परमिट अस्थायी परमिट जारी किया जाता है एक किसी पर्टिकुलर काम के लिए। जैसे वो काम खत्म, परमिट खत्म। एक होता है विशेष परमिट, ये दोस्तों आपकी धारा 88 है, इसके अधीन जारी किया जाता है और इसको अधिकतम जो विशेष परमिट है अधिकतम 12 माह के लिए जारी होता है, 12 माह। तो आपको इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एआईटीपी। एआईटीपी का पूरा नाम क्या है, पहले तो यह हमें जानना चाहिए। एआईटीपी यानी कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट इसको कहा जाता है। साथ ही यहां पर ये दोस्तों जो आपका नेशनल परमिट है इसी का एक भाग है, यानी कि जो नेशनल परमिट है ये ऑल इंडिया क्या है, ये सभी राज्यों के लिए है। ये क्या है, सभी राज्य, इसमें सभी राज्य आ जाते हैं। नेशनल परमिट है वो न्यूनतम 4 राज्यों के लिए जारी किया जाता है, न्यूनतम 4 राज्य। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको याद रखना है। यहां पर हम पढ़ रहे हैं परमिट, तो राज्य परमिट। अब एक राज्य परमिट होता है, आप कमेंट सेक्शन में छाप दें तुरंत कि दोस्तों परमिट की अवधि क्या होती है। हमने बताया अस्थायी परमिट 1 माह से 4 माह है, विशेष परमिट 4 माह से 12 माह है। हमने बताया एआईटीपी, इसका बताया नहीं मैंने। अब आप बता दो कमेंट सेक्शन में कि गुरुजी को कि भाई जो आपका परमिट होता है इसकी एक्चुअल में जो वैलिडिटी होती है क्या होती है। हम कहीं पढ़ते हैं 1 साल, कहीं पढ़ते हैं 5 साल और कहीं पढ़ते हैं कि इसको रिन्यू करवाने नहीं होता। कहीं अब ये कंफ्यूज हो गया है कि 5 करें 1 करें, किसका क्या है, एआईटीपी का कितना है, नेशनल का कितना है, राज्य का कितना है। ध्यान से समझ लेना। आज तक किसी यूट्यूबर ने बताया है तो आपको चैलेंज है, किसी ने नहीं बताया है, मैं बता देता हूं। इसकी जो वैलिडिटी होती है, इसकी वैलिडिटी 1 साल होती है, नेशनल परमिट की 1 साल होती है, राज्य परमिट की 5 साल होती है। अब आपको समझ में आया कुछ, राज्य के द्वारा अपने राज्य के लिए स्वयं के लिए जो जारी किया जाएगा 5 साल के लिए। अगर आप नेशनल परमिट लेना चाहते हैं 1 साल के लिए, आप अगर एआईटीपी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लेते हैं 1 साल के लिए। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। पर्यटक परमिट लेते हैं, पर्यटक परमिट, तो ये भी 1 साल के लिए क्या हो जाएगा, 1 साल के लिए जारी होगा। अब आप कहोगे गुरुजी हम पढ़ते हैं 15 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 8 वर्ष तक, 9 वर्ष तक, वो मामला अलग है, वो वाहन के पुराने होने तक है। जैसे पर्यटक परमिट होता है तो पर्यटक परमिट को, जो पर्यटक परमिट होता है साथियों, पर्यटक परमिट मोटर केब जो होती है, मोटर केब होती है, इसको 9 साल पुराना होने तक, 9 साल पुराना वाहन पुराना होने तक दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है, 9 साल पुराना वाहन है तब तक आप इसमें पर्यटक जो परमिट है वो ले सकते हैं। अन्य है तो 8 साल का नियम है, 8 वर्ष। उसी प्रकार से आपका जो नेशनल परमिट है, एनपी में जिसे कह रहा हूं नेशनल परमिट है, वो आपके मल्टी एक्सल वाहनों के लिए, मल्टी एक्सल जो होते हैं इनके लिए साथियों यहां पर 15 वर्ष पुराने होने तक, 15 वर्ष पुराने वाहनों तक है वो जारी किया जा सकता है, पुराने होने तक। अब आप एक चीज समझते होंगे कि जो मैंने आपको कहा था कि जो आपके जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं इनकी जो आरसी होती है वो कब तक दी जा सकती है, तो आप भी देख सकते हैं मल्टी एक्सल के लिए 15 लिख रखा है, ये भी एक परिवहन वाहन है, यानी कि जो आरसी के बारे में मैंने फैक्ट बताए हैं वो सत्य हैं। यहां पे बात करता हूं अदर व्हीकल है या सिंगल जो आपके एक्सल वाले हैं, अन्य वाहनों के मामले में 12 वर्ष पुराना होगा, 12 वर्ष पुराने होने तक जारी किया जा सकता है। तो ये पुराने तक, ये अलग मैटर है। 8 साल, 9 साल, 15, 12, ये चारों आपको फैक्ट याद रखने हैं। इसके अलावा हम अब पढ़ते हैं आरटीओ के जो मुख्य फॉर्म है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, हम पढ़ तो लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। आज रासर आपको वो चीजें बताएंगे जो आपके एग्जाम में छपने वाली है, जो आपके एग्जाम में छपेगी वही चीजें बताऊंगा, पक्का आपको ये अंक है वो देकर जाएगी। न्यू अपडेट क्या है, सबसे पहले फॉर्म नंबर 2 का प्रयोग, फॉर्म नंबर 2 का प्रयोग किसमें होता है, डीएल के लिए। डीएल में किसके लिए होता है, आप सबसे पहले तो एलएल आवेदन करते हैं, यानी कि लर्निंग आवेदन करते हैं, ये लर्निंग आवेदन,
ये हो गया लर्निंग आवेदन करते हैं कोई सा भी करो, चाहे आप स्थायी लाइसेंस, स्थायी डीएल आवेदन आप कर सकते हैं, ये भी हो गया। इसके अलावा यहां पर कोई ऐड करते हैं, कुछ श्रेणी ऐड करते हैं, या चौथा काम हो गया रिन्यू। ये 4 कामों के लिए फॉर्म संख्या 2 का है वो प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा सा आपको यहां पे अपडेट रहना है। बात करते हैं फॉर्म संख्या 1 की, तो यहां पर क्या होता है, फिटनेस का स्व घोषणा पत्र। क्या होता है, फिटनेस का स्व घोषणा पत्र। गुरुजी समझ में नहीं आया क्या मैटर है फिटनेस का स्व घोषणा पत्र का, तो यहां पर बता देता हूं। एलएमवी के मामले में अगर हल्का मोटर वाहन लाइसेंस बनवाते हैं, यहां पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको फॉर्म संख्या 1 में यहां पर फिटनेस का स्व घोषणा देना होता है। फॉर्म संख्या 1 है वो आपकी मेडिकल प्रमाण पत्र है। क्या है, मेडिकल प्रमाण पत्र है। मेडिकल प्रमाण पत्र जो कौन जारी करता है दोस्तों, डॉक्टर जारी करता है। कौन करता है, डॉक्टर जारी करता है। और एचएमवी लाइसेंस के लिए यह अनिवार्य होता है। एचएमवी के लिए यह एक कंडीशन है। एलएमवी के मामले में, एलएमवी के मामले में अगर आपकी एज कितनी हो जाती है, 40 साल, 40 प्लस एज हो जाती है, तो दोस्तों यहां पर आप मेडिकल प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। 2 में मैंने बताया था अभी, एलएल आवेदन हो जाएगा, डीएल के लिए हो जाएगा, आपके श्रेणी एड के लिए हो जाएगा और रिन्यू के लिए हो जाएगा। तो ये 4 काम इसमें होते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान है वो रखना है। फॉर्म संख्या 3 है, इसमें आपका जो लर्निंग लाइसेंस है, एलएल है, वो जारी होगा। लर्निंग लाइसेंस जारी होगा। फॉर्म संख्या 5 क्या होता है, जो ड्राइविंग स्कूल। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम कहते हैं कि एचएमवी लाइसेंस के लिए, एचएमवी लाइसेंस के लिए एलएमवी का होना जरूरी है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। आप अगर किसी भी ड्राइविंग स्कूल से 6 माह का प्रमाण पत्र फॉर्म संख्या 5 में लेकर आ जाते हैं और दे देते हैं, उस श्रेणी का वाहन का डीएल आप बिना किसी एक्सपीरियंस के ले सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप फॉर्म संख्या 5 में हेवी लाइसेंस को सीखने का 6 माह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देते हैं, तो डायरेक्ट आप यहां पे अपना जो स्थायी जो हेवी लाइसेंस है वो आप बनवा सकते हैं। ये फॉर्म संख्या 5 क्या है, ड्राइविंग स्कूल का प्रमाण पत्र। क्या होता है, प्रमाण पत्र, जो कि एक लाइसेंस के लिए जारी किया जाता है। फॉर्म संख्या 6 क्या है, यहां पर फॉर्म संख्या 6 में आपको याद रखना है, आपका जो डीएल है वो जारी किया जाता है। डीएल जारी होता है। साथियों, जो आवेदन आपने 2 में किया था वो 2 आवेदन जारी 6 में हुआ है। 2 कंडीशन है, 2 में अगर एलएल जारी आपने आवेदन किया था तो 3 में जारी होगा, डीएल अप्लाई किया था तो यहां पे 6 में जारी होगा। साथ में क्या है, स्मार्ट कार्ड, लाइसेंस का जो स्मार्ट कार्ड होता है उसको दोस्तों, इसमें स्मार्ट कार्ड है, इसमें जारी किया जाता है। इसके 200 रुपए एक्स्ट्रा आपसे लिए जाते हैं। शुल्क भी पूछ सकते हैं, आपको याद रखना है। सीधा आ जाते हैं आरसी पे, वही फॉर्म पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पेपर में टपकने वाले हैं, और आपको इन प्रश्नों में पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। छेद करना है क्या, कमेंट सेक्शन में बताओ। सच में छेद करोगे? राज सर की क्लास पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बता दो आप, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करना है। क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। कर दिया? नहीं किया? अभी तुरंत करो। तुरंत बटन है वो लाइक वाला बटन है, वो दबा देना है और कमेंट सेक्शन में बता देना है वीडियो में मजा आ रहा नहीं आ रहा। आ रहा है कितना? पूरा? ठीक है, चलते हैं। फॉर्म संख्या 20। फॉर्म संख्या 20 किसके लिए होता है? आरसी के लिए। आरसी न्यू आप अगर आवेदन करते हैं। 21 में क्या होता है? सेल सर्टिफिकेट, यानी आप गाड़ी खरीदते हैं उसका जो बिल होता है ना, उसको कहा जाता है। फॉर्म संख्या 22 क्या होता है? 22 होता है आपके यहां पे जो सुरक्षा मानक होते हैं ना, सुरक्षा मानक, सुरक्षा मानकों पे खरा उतरता है वाहन, ऐसा होता है। हम कह सकते हैं सीधी सी, यहां पे ये पोल्यूशन से संबंधित है, पीयूसी भी इसका इसी में होता है, ठीक है। यहां पर बात करते हैं फॉर्म संख्या 23। इसमें आरसी जारी होती है। क्या होती है? आपका जो आरसी होता है उसको जारी किया जाता है। 25 में क्या होता है साथियों? 25 में आपका जो है आरसी रिन्यू करवाते हैं। क्या करवाते हैं? रिन्यू करवाते हैं। याद रखना 26 में क्या है? अगर आपकी आरसी गुम हो गई है तो डुप्लीकेट आरसी, डुप्लीकेट जो आरसी है उसके लिए आवेदन होता है, ठीक है। फॉर्म संख्या 27 है न्यू पंजीकरण चिन्ह। ये काफी अच्छा नाम है, न्यू पंजीकरण चिन्ह। इसके 2 नाम है साथियों, न्यू पंजीकरण चिन्ह प्राप्त करना या न्यू असाइनमेंट। न्यू असाइनमेंट। अब ये क्या माजरा है गुरुजी, समझ में नहीं आया, पूरा बता के छोड़ूंगा। कोई भी डाउट राज सर की क्लास लोगे तो यहां पर असाइनमेंट, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, असाइनमेंट,
एक भी आपको डाउट नहीं रहेगा। यह मामला होता है साथियों यहाँ पे धारा 47 आपको याद होगी, धारा 47 आपको याद होगी, और फॉर्म संख्या 27 आपको याद होगा। अदर स्टेट मामला याद होगा। आप दूसरे राज्य में अगर आप अपने व्हीकल को ले जाते हैं और 12 माह से अधिक रखते हैं तो क्या होता है, 12 माह से ज्यादा नहीं रख सकते तो फिर क्या होता है, इसी फॉर्म में आपको वहां पर जहां पर आप गाड़ी रखते हैं अपने वाहन का एक नया पंजीकरण चिन्ह लेना पड़ता है। वही ये माजरा है, न्यू पंजीकरण चिन्ह, न्यू असाइनमेंट। ये फॉर्म ये टपक चुका है। कहां पे, हिमाचल प्रदेश का जो ड्राइवर एग्जाम हुआ था उसमें टपका था, और जो मेरे स्टूडेंट थे उन्होंने इसकी पेपर की खोपड़ी में छेद भी किया था। अगर आप भी मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरी क्लासें आप देख लेते हैं, फिर आपको कोई ज्यादा समस्या यहां पर नहीं आएगी। तो आपको हर चीज को यहां पर थोड़ा सा नोट डाउन करते जाना है, हर चीजें लिखना है। आप कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है साथियों, मैं भी जब पढ़ाई करता था मुझे भी लगता है कि यार जब वीडियो देखते हैं तो राज सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है और हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सोचते हैं कि यार ये तो सिंपल है, लिख दिया, राज सर ने बताया, याद हो गया। लेकिन जैसे दूसरे दिन सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, चाय पीते हैं, फिर याद करते हैं यार पता नहीं कहां गायब हुआ, वो तो गायब हो गया। भाई साहब होना ही है, आपको नोट पेन कॉपी रखनी है और ये चीज नोट करनी है, तभी याद रह पाएगी। जो चीजें अच्छी है, जो चीजें नहीं है, उनको आपको नोट करना है कि सच में जो ये चीजें ऐसे होती है। फॉर्म 28 है, एनओसी होता है। अभी एनओसी क्या होता है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब इसका काम क्या है, काम केवल और केवल एक है, जब आप अपना आरसी किसी दूसरे स्टेट में जाके नया बनवाते हैं, यानी कि या आप जो आपका माना है कि एक जगह वाहन पंजीकरण है, आप इस वाहन पंजीकरण को आप बदलवा कर किसी दूसरे को बेचना चाहते हैं और वो आपका अधिकारी अलग है, उस कंडीशन में एनओसी चाहिए होती है कि भैया मैं इसका आरसी बना रहा हूं तो आपके पास में ये पहले से रजिस्टर्ड है, तो आपके कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मतलब आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। तो वो होता है एक अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति यानी कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या आपको आपत्ति है क्या किसी भी कंडीशन को लेकर? नहीं है, तो ये एनओसी जारी कर दो। तो ये एनओसी होता है। एनओसी दोस्तों यहां पर मैं बात करता हूं, 1 माह में जारी करना जरूरी होता है, और एनओसी यहां पर फॉर्म संख्या 28 में जारी की जाती है। किस कंडीशन में, जब आप फॉर्म संख्या 27 में आवेदन करते हैं ना, तो इसके साथ में एनओसी चाहिए होती है। तो इस एनओसी का विशेष रूप से इससे क्या है, काफी नाता है, अदर स्टेट वाले मामले में काफी बड़ा नाता इसका है, तो आपको याद रखना है। फॉर्म 29 क्या है, वाहन बेचने पर, बेचने हैं, वाहन बेचने पर आपको याद रखना है, वाहन बेचते हैं तो मालिक इसको भरकर देता है आरटीओ को कि भाई मैंने अपना वाहन बेच दिया है, मैं इसका मालिकाना हक है वो ट्रांसफर करवाने के लिए आपको सूचित करता हूं। यानी जब तक आप 29 नहीं भरेंगे तब तक 30 किसी काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्म 30 आप जानते हैं ये भी बेचने पर है, लेकिन इस पे साइन किसके होंगे, बेचने पर, इस पे दोनों के होंगे, सेल करने वाला और परचेज करने वाला, दोनों के साइन इस पे होते हैं। तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान वो रखना है। 31 क्या होता है, कब्जा। अब ये कब्जा क्या है, जिसके अधिकार में वाहन है उसके नाम से आरसी हो जाएगी। कब्जे का मतलब है आपके अगर कोई मतलब कि वाहन के मालिक की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद में जो इस वाहन को रखेगा उसके नाम पे कर देंगे, लेकिन वो होना चाहिए परिवार का। ऐसा नहीं है कोई आदमी किसी की मृत्यु हुई आप उस वाहन को उठा ले आए घर पे कि भाई साहब ये देखो गाड़ी मेरे पास में, कब्जा मेरा है, ऐसा नहीं है। उत्तराधिकारी जो होता है, उत्तराधिकारी होता है उनमें से किसी एक का कब्जा है तो उसके नाम से होती है। फॉर्म संख्या 32 है, अगर कोई सार्वजनिक नीलामी होती है और नीलामी में दोस्तों यहां पर कोई वाहन परचेज किया जाता है, नीलामी आरसी पंजीकरण इसके लिए साथियों यहां पर होता है। ठीक है, फॉर्म संख्या 33 है, यहां पर पता परिवर्तन, पता परिवर्तन। अब आप कहोगे गुरुजी आपने फॉर्म संख्या 27 में भी बताया कि यहां पर हम दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, वो भी तो एक पता परिवर्तन था, तो यहां पर थोड़ा सा अंतर है। फॉर्म 27 में हम दूसरे राज्य में जा रहे थे, दूसरे में राज्य में जाना 12 माह तक आप रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा रखना है तो आपको फॉर्म 27 भर के नया पंजीकरण चिन्ह जारी करवाना है। लेकिन यहां पर फॉर्म 33 की बात आती है, पता परिवर्तन उसी राज्य में अगर आप उसी राज्य में पता परिवर्तन कर लेते हैं तो 30 दिन का टाइम मिलता है। 30 दिन में आपको अपना जो पता है उसको बदलवाने के लिए आवेदन करना पड़ेगा। फॉर्म संख्या 34 क्या है, यहां पे एचपी एंडोर्समेंट, एचपी एंडोर्समेंट। अब ये क्या होता है गुरुजी, सीधी भाषा में आप समझ जाएंगे, गिरवी रखना। आप सभी को पता है इससे भी अच्छा शब्द है फाइनेंस। अब आप समझिए गुरुजी पक्का छपेगा और पक्का समझ में आ गया।
हिमाचल प्रदेश में यह छपा था कि फॉर्म संख्या 34 है, इसमें कौन कौन साइन करेगा, कमेंट सेक्शन में छाप दो। जो फाइनेंस का फॉर्म 34 है, इसमें कौन कौन साइन करता है, किसके किसके, परिवहन अधिकारी, वाहन का मालिक, वाहन को खरीदने वाला, बेचने वाला या आपके जो फाइनेंस करने वाला, इन सभी में से फॉर्म संख्या 34 में मैंने 5-6 एग्जांपल दे दिए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, और कंफ्यूज करेंगे तभी भैया आप सीखेंगे। आप सीखेंगे नहीं फिर भी हम सिखा के छोड़ेंगे, क्योंकि कंडीशन एक है, आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में छाप दें मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। फॉर्म संख्या 35, ये जो एचपीआई एंडोर्समेंट है इसकी समाप्ति, यानी 34 में तो हमने क्या किया, 34 में तो हमने इसका मतलब कि समझौता किया कि ये कंडीशन हमें पैसे चाहिए, हमें लोन दे दो 34 में तो, लेकिन 35 में हम जैसे एक कंडीशन पूरी करते हैं, पूरा लोन चुका देते हैं, तो इसकी समाप्ति का फॉर्म होता है। फॉर्म 38 है वो आपकी फिटनेस का होता है, आप सभी जानते हैं, कई बार बता दिया मैंने। फॉर्म संख्या 45, अब जो फॉर्म आ रहे हैं वो परमिट से संबंधित है, ध्यान से समझ लेना, टपक सकता है। यहां पे जो फॉर्म संख्या 45 है वो परमिट के लिए आवेदन होता है, किसके लिए, पर्यटक। पर कुछ परमिट के लिए स्पेशल फॉर्म होते हैं जिनके बारे में आपको परमिट का स्पेशल रूप से थोड़ा सा ध्यान रखना है, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, फॉर्म संख्या जो 45 होता है वो किसके लिए होता है, इसको हम पीए फॉर्म भी बोला जाए, पीए यानी कि पर्यटक परमिट आवेदन, पर्यटक परमिट आवेदन इसको कहा जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, पीए का मतलब पर्यटक अप्लाई, आप ऐसे याद कर लेना, पर्यटक परमिट के लिए आवेदन करते हैं पीए फॉर्म 45 में। फॉर्म संख्या 46 पीएनए, यानी कि ये हो गया पर्यटक ओब्लिक राष्ट्रीय, यानी कि नेशनल जो परमिट है उसके लिए आवेदन। ये केवल आवेदन हो रहा है, जारी नहीं हो रहा साथियों। यहां पे इसको देखो, पर्यटक पी, एन यानी नेशनल, ए यानी आवेदन, आपको याद करना है। फॉर्म 47 है पीएनआई। अब ये क्या मामला है गुरुजी, तो ये पर्यटक और राष्ट्रीय, पर्यटक और जो राष्ट्रीय परमिट है इसके लिए जारी किया जाएगा, इश्यू किया जाएगा, यानी पर्यटक नेशनल इश्यू, यानी पर्यटक परमिट या राष्ट्रीय परमिट है उसको जारी किया जाएगा। 48 क्या है, यहां पे जो आपका राष्ट्रीय परमिट है, जो राष्ट्रीय परमिट है उसको जारी किया जाएगा, राष्ट्रीय परमिट जारी। तो इन सभी के बारे में जारी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दो स्पेशली फॉर्म आ जाते हैं, एक आता है आपके कौन सा, एलएलडी, लॉस्ट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी सीखना है, लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस, लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। एलएलडी फॉर्म किससे संबंधित है, डीएल अगर खो जाता है, क्या हो जाता है, खो जाता है, तो आपको एलएलडी फॉर्म भरना पड़ता है। एक पी टेम्प होता है, पी टेम्प आपको याद रखना है, एक तो था पी टेम्प, एक टी टेम्प पी। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आप कभी कभी। जो आपका जो मतलब कि जो आपका ये जो परमिट टेम्परेरी परमिट होता है, अस्थायी परमिट जिसे कहते हैं, अस्थायी परमिट, तो ये इसके लिए होता है, अस्थायी परमिट के लिए। अब इसमें से कौन सा होगा, अब देखने से तो ये लग रहा है कि टेम्परेरी परमिट है, लेकिन एक्चुअली में ये नहीं होता है। एक्चुअली इसका फॉर्म है वो पी टेम्प होता है, पी के डॉट होता है, परमिट ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, तो पी टेम्प को याद करना है, पी टेम्प फॉर्म अस्थायी परमिट के लिए यहां पे होता है। इस प्रकार से हमने परमिट के बारे में जानकारी ली है। अब आगे हम पढ़ते हैं फास्टैग के बारे में। फास्टैग के बारे में इतनी खतरनाक जानकारी, इतनी शानदार जानकारी कम समय में सीखेंगे, आपको मजा आ जाएगा। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में छपने वाली है। हम बार बार पर्सन करते हैं, पर्सन का जवाब आता नहीं है, फिर समस्या होती है, तो ऐसा नहीं करना। फास्टैग का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है पूरा पहले। फास्टैग यानी नाम से पता चलता है एक ऐसा टैग जो हमें फास्ट यानी गति से गुजार सके। यहां पे फास्टैग क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले फास्टैग क्या है, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक यहां पे क्या है, एक स्कीम है। कहां पर लगा होता है, विंड स्क्रीन पर। कहां पे, विंड स्क्रीन, यानी कि सामने का जो ग्लास होता है उस पे लगा होता है। कहां पे, मध्य या मध्य से बाएं। थोड़ा सा आपको याद रखना है, यहां पे तकनीक RFID तकनीक, ये क्या मामला है, तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये एक तकनीक है। इस तकनीक से ही जो आपका फास्टैग है उसका कोड पढ़ा जाता है, ठीक है। गाड़ी जब आती है तो उसका कोड पढ़ा जाता है। तो इसकी बात करता हूं मैं, तो इसका पूरा नाम तो रेडियो
रेडियो, REDIO, रेडियो फ्रीक्वेंसी, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, इसका नाम रखना है। फास्टैग की टेक्नोलॉजी है वो NETC यानी कि इस प्रोग्राम से काम करता है। देखो कई चीजें हमें अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन ये क्या है? ये पेमेंट कलेक्शन का माध्यम है। क्या है? पेमेंट कलेक्शन का माध्यम। अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से कलेक्ट करना इसका प्रमुख उद्देश्य। किसे कैसे रूप में? इलेक्ट्रॉनिक रूप से, यानी सीधा का सीधा खाते से खाते में, कोई लेन देन यहां पे नहीं है। पेमेंट सिस्टम क्या है? NETC, और इसे NPCI चला रहा है। अब ये क्या मामला आ गया? अब तो गुरुजी आपने पूरा कंफ्यूज ही कर दिया, अभी बताएंगे। फास्टैग कहां पर मिलता है? फास्टैग बूथ या आपके विभिन्न जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, पेटीएम है, ये इन पे आप इनसे परचेज कर सकते हैं। यहां पे सबसे पहले मैं बात करता हूं फास्टैग की। फास्टैग पूरा का पूरा माजरा समझेंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। आपने नाम सुना है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने इसको लॉन्च किया है, स्कीम को लागू करने का प्लान किया, मूड बनाया, और ये इसने मूड बना के इसको लागू भी कर दिया। तो काम किसको सौंपा? काम सौंपा NPCI को। NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसने एक प्रोग्राम बनाया। क्या बनाया? प्रोग्राम बनाया। ये प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम का क्या नाम है? इस प्रोग्राम का नाम है NETC। ये क्या करता है? इस स्कीम से काम इसका था, इसने इसको नियुक्त किया, इसने एक प्रोग्राम बना के इसके माध्यम से पेमेंट कलेक्ट किया, पेमेंट कलेक्ट किया। ये तो केवल पेमेंट कलेक्शन का है साथियों। अब मैं बात बताता हूं, फिर ये RFID क्या है? RFID ये एक प्रकार का रीडर है। क्या है? रीडर है। और ये क्या रीड करता है? जानकारी रीड करता है। जानकारी किसकी? व्हीकल की। साथियों यहां पर ध्यान देना है, जैसे आपका वाहन गया तो तुरंत क्या हुआ? ये एक्टिव हुआ। आपकी गाड़ी पे क्या लगा है? फास्टैग लगा है, उस पे एक बार कोड है, और ये इस बार कोड को क्या कर लेता है? बार कोड को पढ़ लेता है, और पढ़ के इस व्हीकल की जानकारी किसको दे देता है? इसको दे देता है कि भाई साहब ये गाड़ी आई है और इसका ये जानकारी इसकी इस प्रकार से है। अब आप इसका पेमेंट है वो इसके अकाउंट से छीन लो, निकाल लो और अपने अकाउंट में डाल दो। ये काम कौन करेगा? ये NETC करेगा। तो यहां पर थोड़ा सा इसको आपको समझने का प्रयास करना है। एक आता है, देखो यहां पे ये जो कंडीशन भी बताई गई है, यहां पर ये आपका रियर व्यू मिरर है और यहां पे ये फास्टैग लगा है। तो फास्टैग हमेशा बाईं साइड में, लेफ्ट साइड में लगता है, या तो मध्य में या मध्य से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। यहां पे आपको बात करनी है, ये नाम आया है IRVM को इनसाइड रियर व्यू मिरर कहा जाता है। इनसाइड रियर व्यू मिरर। फास्टैग के संबंध में फैक्ट आपको याद रखने हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत कब होती है? 2014 में मुंबई से होती है। फास्टैग के संबंध में, फास्टैग एक्चुअल में है क्या? ये इलेक्ट्रॉनिक राहदारी संग्रहण व्यवस्था। ये शब्द आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक राहदारी संग्रहण व्यवस्था, आपको नाम याद रखना है। आगे मैं बात करता हूं, यहां पे भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI, ये इसी की देखरेख में काम चल रहा है। साथ ही मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप दिल्ली ब्रिज ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारा अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 15 घंटे में पूरा कोर्स आप अगर रिपीट करना चाहते हैं, 15 घंटे में आपका पूरा कोर्स रिवाइज ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर, बेस्ट नोट्स आपको दिए जाएंगे PDF के माध्यम से। तो आप 15 घंटे का तो वीडियो है, 15 घंटे का वीडियो है और 4 घंटे की PDF नोट्स है। आप इतने या तो वीडियो देख लें या आप इसके PDF नोट्स देख लें। अगर आप इतना देख लेते हैं, आप गारंटी से अपने एग्जाम है उसको क्रैक कर सकते हैं। ये रासर का आपसे वादा है। उसमें न तो टेक्निकल छोड़ा है, न ड्राइविंग पार्ट छोड़ा है, न मोटर बाइक एक्ट छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। लगभग आपको यहां पर 90 टॉपिक जो हमने कोर्स में करवाए थे, सारे के सारे टॉपिक रिवाइज करवाएंगे। सारे जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो रिवाइज करवाएंगे। बेस्ट वन लाइनर आपको देंगे ताकि कम समय में आप इसको सीख सकें। तो ये अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा जो ऐप है स्टडी एट होम जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके इसके अंदर हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है इसे ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स क्या है? एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको फटाफट 15 घंटे में पूरा कोर्स करवाया जाएगा। तो आपको याद करना है थोड़ा सा इसके बारे में। यहां पर मैं बताता हूं फास्टैग का अर्थ क्या है। फास्टैग का अर्थ है जल्दी निकलना, जल्दी निकलना।
या आप इसको कह सकते हैं एक फास्ट टैग की अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष इसकी अवधि होती है, 5 साल के लिए लगभग ये चल जाता है, ठीक है। डिजिटल टैग होता है, यानी कि डिजिटल रूप से काम करता है, फिजिकली मैन्युअली कुछ भी नहीं करना पड़ता। फास्ट टैग टोल कलेक्शन का डिजिटल माध्यम है। क्या है? एक टोल कलेक्शन करने का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, माध्यम है। फास्ट टैग के महत्वपूर्ण तथ्य, फास्ट टैग का ध्येय वाक्य क्या है? इजी टू कर्स, यानी कि आसानी से निकल जाओ। कर्स यानी क्या होता है? आगे निकलना। इजी यानी आसान गोइंग से। फास्ट टैग के प्रकार के बारे में पूछ लेता हूं, यहां पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक काम करेगी। फास्ट टैग के प्रकार, सबसे पहले फास्ट टैग से छूट किन किन वाहनों को है? तो छूट यहां पे एमसी मोटरसाइकिल, 2 पहिया मान सकते हैं, 3 पहिया वाहन जो होते हैं उनको मान सकते हैं, ट्रैक्टर को मान सकते हैं। इन चीजों को यहां पर इनसे छूट दी गई है, ये याद कर लेना। वाहन की श्रेणियों की बात करते हैं, फास्ट टैग 2 प्रकार का है, श्रेणी 2 प्रकार की है, एक एम है और एक एन है। ये 2 प्रकार के फास्ट टैग होते हैं। सबसे पहले श्रेणी, वाहन श्रेणी एम की बात करते हैं, तो ये आपके किसके? पीवी व्हीकल है, यानी कि निजी वाहन। किसके लिए? इसको मैं मिटा देता हूं, इसका कोई यहां पर औचित्य नहीं है। पीवी वाहन, पीवी या निजी जो वाहन होते हैं उनके लिए होता है निजी वाहन। और इनका जो फास्ट टैग होता है वो बैंगनी रंग का होता है। कैसा रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहां पे बात करते हैं वाहन की श्रेणी एन। एन को कुल 6 भागों में बांटा गया है। गुरुजी ये कैसे याद करेंगे? इसकी भी ट्रिक बता दूंगा। सबसे पहले हम एक एक करके इनको याद कर लेते हैं। सबसे पहला है हल्का मोटरयान, एम श्रेणी का है और बैंगनी रंग का है। बैंगनी रंग का है और निजी वाहन का है। यह आपको थोड़ा सा याद रखना है, निजी वाहन, ठीक है। यहां पे हल्के परिवहन वाहन की बात करते हैं तो यहां पे एक ट्रिक काम करती है, OGYPB, यानी कि ऑरेंज, ग्रीन, येलो, पिंक, ब्लू। आपको थोड़ा सा याद रखना है। हल्के जो परिवहन वाहन होते हैं उनका ऑरेंज कलर का होता है। क्या होता है? वाहन तो हल्के हैं लेकिन परिवहन वाहन है तो ऑरेंज कलर का फास्ट टैग ये हो जाएगा। 2 एक्सल या बस या ट्रक होते हैं, 2 एक्सल की बात हो रही है, तो यहां पर किसका हो जाएगा? जी, यानी कि हरे कलर का हो जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा। 3 एक्सल वाहन है वो क्या हो जाएगा? वाई, यानी कि पीले कलर का हो जाएगा, ठीक है। यहां पे 4 से 6 एक्सल की बात करते हैं तो उसके बाद में पिंक आया है, यानी गुलाबी कलर का हो जाएगा। पिंक या गुलाबी जो भी आप कहें। और इसके अलावा लास्ट का बचा 7 या 7 एक्सल से ज्यादा, तो यहां पे OGYPB यानी ब्लू कलर, यानी नीला कलर, ब्लू यानी कि नीले कलर का इसका हो जाएगा। एक बचता है कंस्ट्रक्शन या निर्माण कार्य में जो लगे होते हैं, निर्माण कार्य में लगे होते हैं उनका काले रंग का होता है। क्या होता है? काले रंग में, यानी कि ब्लैक कलर में होता है। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसकी ट्रिक की बात करता हूं, यहां पे ट्रिक थी हमारी क्या? OGYPB। ये ट्रिक आपको याद कर लेना है। अब गुरुजी इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपको पता है LMVT, यानी कि हल्के मोटर वाहन लाइसेंस जो परिवहन गाड़ियां होती वो होती है। फिर ये 2 एक्सल होती है। 2 के बाद क्या आता है भैया? 3 आता है, तो ये 3 एक्सल कर दो, 3 एक्सल हो गए। 3 के बाद में 4 आता है, 4 से 6 एक साथ कर दो, ये 4 से 6 एक साथ हो गए। इसके बाद में 7 एक्सल कर दो, ये 7 हो गया। ये क्रम से बढ़ रहा है ना, ये LMV हल्के परिवहन वाहन, फिर में 2 एक्सल, 3, 4 से 6, 7। अब देखो ये जो आपका O था, मैं इसको यहां लिखता हूं। कहां लिखता हूं? OGYPB। O क्या था? ऑरेंज था, ये ऑरेंज हो गया। G क्या था? ग्रीन था। Y क्या था? आपके येलो था। P क्या था? पिंक यानी गुलाबी था। ब्लू क्या था? यानी नीला था। अब देखो इसमें कैसा होगा? ऑरेंज होगा, ऑरेंज होगा। O से ऑरेंज हो गया, G से हरा हो गया, 3 एक्सल Y यानी पीला हो गया, ये पीला हो गया। और आपके इसमें 4 में क्या है? P यानी ब्लू, पिंक है यानी गुलाबी, क्या हो जाएगा? पिंक यानी गुलाबी हो जाएगा। और यहां पे 7 एक्सल में B ब्लू यानी नीला हो जाएगा। अब बताओ क्या समस्या है? एक भी हमने छोड़ा नहीं है, सारे सीख लिए, कुछ भी आसान मतलब कि हार्ड नहीं है। बस ये नाम याद रखना है, OGYPB। ट्रिक ये छोटे से बड़े की ओर बढ़ाना है, छोटे से बड़े की ओर बढ़ाना है। और ये ट्रिक OGYPB बस याद कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पर हम इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी भी देख सकते हैं। ये वॉयलेट यानी कि बैंगनी कलर का है, रंग चेंज कर देता हूं थोड़ा सा मैं। हाँ, तो ये वॉयलेट बैंगनी कलर का है कार, जीप, वैन के लिए। ये ऑरेंज आपके मिनी बस के लिए, 2 एक्सल लाइट व्हीकल के लिए, ये आपकी 2 एक्सल बस और ट्रक के लिए ग्रीन हो गया। यहां पे जो आपके हैं येलो, 3 एक्सल के लिए येलो हो गया।
4 से 6 अक्षर के लिए पिंक हो गया, और ये 7 और अबव अक्षर के लिए स्काई ब्लू हो गया, और यहां पे फॉर HCM हेवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी ब्लैक हो गया, EME अर्थ मूविंग मशीनरी एंड JCP तो इसके लिए भी ब्लैक हो गया। तो इस प्रकार से काफी अच्छी जानकारी यहां पर आपने सीखी है। कुछ अन्य फैक्ट और देख लेते हैं। टोल नाके पर समय नहीं लगेगा, ईंधन की बचत होगी। लाभ क्या है फास्टैग की, ये पढ़ रहे हैं हम साथियों। यहां पे समय खराब नहीं होगा, टोल पर जाम नहीं लगेगा, फर्जीवाड़ा रोक सकेंगे, नकदी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, टोल कंपनी टैक्स नहीं चुरा पाएगी, टोल पर कर्मचारियों की आवश्यकता कम हो जाएगी, टोल कलेक्शन में समय व्यतीत नहीं होगा। इस प्रकार के लाभ हैं। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिनके बारे में आपको पता करना है। IHML इंडियन हाईवे मैनेजमेंट लिमिटेड, NHAI इसी ने लागू किया था, सभी को पता क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NETC ये क्या है, एक टोल कलेक्शन का प्रोग्राम है। NPCI क्या है, टोल कलेक्शन का काम करने वाली कंपनी है। दोस्तों यहां पर NHAI इसने लागू किया, इसने नियुक्त किया किसको, NPCI को। NPCI क्या करती है, NETC के माध्यम से काम करती है। NETC डाटा कहां से लाती है, आपके RFID है उस टैग से, और RFID किस पे लगा होता है, फास्टैग के ऊपर। तो ये चीजें आपको यहां पर सीक्वेंस से याद रखनी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। फिर से बता देता हूं मैं साथियों, अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स तो दोस्तों स्टडी एट होम ऐप के ऊपर है, वो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। मात्र 15 घंटे मांग रहा हूं, 15 घंटे में आपका ड्राइवर पार्ट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हम करवा के छोड़ेंगे, मात्र 15 घंटे। ये 15 घंटे आपका जीवन संवार सकते हैं, आपका जीवन को भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं, आप कितना, आपका भविष्य उज्जवल कितना होगा उसका निर्धारण कर सकते हैं, आपके सपने कैसे होंगे, आपका जो सपना करंट में है वो पूरा होगा या नहीं होगा, ये 15 घंटे डिसाइड कर सकते हैं। आपको अगर अपने सपने से प्यार है, अपने माता पिता से प्यार है, अपने सपने से लगाव है, पूरा करना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस ड्राइवर में गाड़ी चलाना चाहते हैं, आपको इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जिन भाइयों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुआ है, ब्याह नहीं हुआ है, उनके लिए दोस्तों यहां पर देख लो। फिर पता नहीं भर्ती कब आएगी, तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे। तो आपको सोचना है, विचार करना है, अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़कर अच्छी तैयारी करनी है। दोस्तों यहां पर राज सर के जो नोट्स है यहां पे अवेलेबल है, आप नोट्स के माध्यम से भी PDF नोट्स भी अगर प्राप्त करते हैं तो 5 घंटे में पूरा का पूरा कोर्स आप रिवाइज कर सकते हैं। और अगर वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं तो क्रैश कोर्स यहां पे पड़ा है, क्रैश कोर्स के माध्यम से भी आप है अपना पूरा का पूरा कोर्स कर सकते हैं, मात्र 15 घंटे। 15 घंटे मैं आपसे वादा करता हूं, इन 15 घंटे में, इन 15 घंटे से कुछ भी आपके एग्जाम में बाहर आ जाए तो आप कह देना राज सर आप इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना, अपनी फोन की गैलरी में सेव कर लेना। हो सकता है राज सर बाद में झूठ बोलकर इसको हटा दे, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, इस वीडियो को, मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेना है, फोन में सेव कर लेना है कि राज सर ने एक बात ये बोली थी कि क्रैश कोर्स से बाहर कुछ नहीं जाएगा, और सच में कुछ नहीं जाएगा। हम पिछले 6 से 7 सालों से इस ड्राइवर एग्जाम प्लेटफॉर्म पे लगे हुए हैं, और कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो इतने लंबे समय से ड्राइवर एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। और ड्राइवर एग्जाम की तैयारी, हमें कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है इसका पता आपको है, हम कितने अच्छे तरीके से तैयारी करवाते हैं इसका भी आप ट्रेलर आपने देख लिया होगा, हम किस तरीके से, हमारा तरीका क्या है, सबसे बेस्ट, सबसे जो हमारा जो मतलब कि हमें लोग क्यों चुनते हैं, लोग हमें क्यों चुनते हैं, क्योंकि हम हर चीज को एकदम विश्लेषण के साथ में पढ़ाते हैं, हर चीज को एक सटीक जानकारी के साथ में पढ़ाते हैं, हर जानकारी को एकदम सिंपल शब्दों में पढ़ाते हैं। जैसे ही आप पढ़ते हैं, पढ़ते आपकी खोपड़ी, जो पेपर की खोपड़ी है उसमें छेद करने वाली लाइन आपके दिमाग में छप जाती है, और तुरंत कोई भी प्रश्न वहां से आता है तो आप उसको छोड़ते नहीं है, वो चाहे इंजन का हो। अब देखो कई बार क्या होता है, टायर होता है, टायर के संबंध में मैंने ऐसे फैक्ट अपने कोर्स में बता रखे हैं जो आप एक बार पढ़ लेते हैं। इंजन के बारे में, व्हीकल मेंटेनेंस के बारे में ऐसे फैक्ट मैंने बताए हैं, जो चीजें आप अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर आप उनको भूलेंगे नहीं। एक्चुअली में आप अगर इंजीनियरिंग की, मैकेनिक की बुक पढ़ेंगे, आप एक बार इंजीनियर बनने की कोशिश करेंगे तो फिर वो लैंग्वेज आपको पता कैसी होती है, प्रश्न पढ़ा कुछ समझ में नहीं आया, उत्तर पता है, होता क्या है, स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं इन स्टूडेंट्स को यहां पर क्या करता हूं, उन प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करके देता हूं तो प्रश्न का जवाब गलत कर देते हैं, और बाद में कहते हैं सर हमने तो उत्तर को याद कर रखा है। मतलब क्या होता है, स्टूडेंट टेक्निकल में क्या करते हैं, उनके मजे देखो, मेरे पास में चैट भी पड़ी है उनकी, वो क्या करते हैं, प्रश्न को नहीं देखते, वो डायरेक्ट प्रश्न आया, जवाब क्लिक किया, सही कौन सा है, सी है, सी में क्या है, ये है, प्रश्न से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करना। आपको जवाब याद है लेकिन प्रश्न याद नहीं है, लेकिन पेपर की खोपड़ी में अगर छेद करना है तो आपको सबसे पहले उत्तर याद नहीं करना, उत्तर याद नहीं करना, जवाब याद नहीं करना, करना क्या है, प्रश्न को याद करना है कि प्रश्न ने पूछा क्या था। अगर आपके माइंड में ये बैठ गई कि प्रश्न क्या था, मुझसे पूछा क्या गया था,
पूछा, अगर पूछने वाली चीज समझ में आ गई फिर आपको जवाब भी आ जाएगा, फिर जवाब को रटने की, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही काम राज सर करवाते हैं। ये पेपर की खोपड़ी में छेद करने के कुछ ट्रिक हैं जो हम इस क्रैश कोर्स में बता रहे हैं। तो आप भी हमसे जुड़कर अपनी जो क्रैश कोर्स की तैयारी है उसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो ये नंबर है 8764188848। इन नंबरों पे संपर्क करके आप राज सर से अपनी सलाह ले सकते हैं और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, काफी लंबी वीडियो बन गई है, ये एक मैराथन क्लास थी। तो आगे फिर से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों दोस्तों आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अच्छी तैयारी करते रहें। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप टेलीग्राम पे फ्री क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर फ्री क्विज चलती है, आप इस फ्री क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री जो ड्राइवर क्विज है वो रात डेली लगभग 9 बजे है ये क्विज होती है। और क्विज होने से पहले आपको अलर्ट दिया जाता है, मैसेज भेज दिया जाता है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तकड़ा मजा आता है भाई साहब क्विज में तुरंत प्रश्न आया, जवाब दिया, तुरंत पता चला सही था या गलत था। स्पष्टीकरण स्टूडेंट्स के साथ में चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं कि किसका जवाब क्या होगा। वहां क्या होता है, जिस प्रश्न में खोपड़ी में आपसे छेद नहीं हुआ है, जो प्रश्न आपसे गलत हो गया है, उसका विश्लेषण आप कमेंट में जाके कमेंट लिखें कि यार ऐसा कैसा हुआ, तो मैं जवाब दूंगा। आपके स्टूडेंट साथी जो भी है, मतलब अपने प्रिय मित्र है, वो भी जवाब देते हैं, तो उस प्रश्न का सॉल्यूशन वहां तुरंत हो जाता है। फिर देर किस बात की है, हम तैयारी क्यों करते हैं, हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सीखने के लिए। सीखना क्यों है, गवर्नमेंट जॉब के लिए। कहां चाहिए, दिल्ली पुलिस में। क्या करना है, गाड़ी चलानी है, कौन सी, सरकारी ड्राइवर। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो चाहिए होगी, और आप इस मेहनत में हमारा सेव ले सकते हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस है इसको आप अपनी तैयारी में काम में ले सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टडी एट होम ऐप का जो लिंक है उसको भी दिया गया है। आप इनके माध्यम से हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। जरूरी नहीं है आप पेड कोर्स में जुड़े, फ्री का कोर्स भी अवेलेबल है। फ्री की कोर्स, फ्री की बुक, सब कुछ, फ्री के टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है। फ्री का भी है, पेड का भी है। जो लेना चाहें आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम।